नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब भारत में जितने भी लोग टीचिंग कर रहे हैं, चाहे वो पुराने हों या नए जो लोग भर्ती होंगे उनके लिए, सभी के लिए अब टेट अनिवार्य है। इसी के चलते हुए हम आपको यूपी टेट की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके तहत हिंदी की हम एक सीरीज़ शुरू की हुई है हमने, जिसमें हिंदी के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, जो आपके यूपी टेट व अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लाइक करने से आप हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हम इसी तरह से आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निमित्त शब्द का पर्याय है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चार: प्रकाश, छिद्र, पूर्ण और क्षण। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। निमित्त का अर्थ होता है क्षण, क्षण या पल। पल भी होता है, विपल भी होता है। ठीक है, ये सभी इसके पर्याय हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ठीक है, इसमें पूछा है कि वाच्य कौन सा है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, वहाँ पर होता है कर्तवाच्य। जैसे राम ने फल खाया, तो इसमें राम प्रधान है, सारा कार्य कौन कर रहा है, राम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कर्तवाच्य होगा। इसी तरह से फल को राम द्वारा खाया गया, अगर वाक्य इस तरह से है कि फल को राम द्वारा खाया गया, तो यहाँ पर प्रधान कौन है, कर्म, यानी कि फल। ठीक है, तो वहाँ पर होगा कर्मवाच्य। लेकिन यदि ना ही कर्ता प्रधान हो ना ही कर्म प्रधान हो, तो वहाँ पर होता है भाववाच्य। जैसे ये अभी आपने देखा ये वाक्य, मुझसे उठा नहीं गया, तो इसमें क्या होगा, भाववाच्य होगा। और इसका एक उदाहरण है, यदि ये होता कि यहाँ आम का फल खाया गया। ठीक है, यहाँ आम का फल खाया गया, इसमें भी न कर्ता प्रमुख है और ना ही कर्म। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, भाववाच्य। नेक्स्ट, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द। ठीक है, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, अप्रत्याशित। जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि सभी के लिए टेट अनिवार्य है। ठीक है, इसकी किसी को आशा नहीं थी, तो ये क्या हो गया, अप्रत्याशित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, गोधूम शब्द का तद्भव है। अब देखिए, गोधूम है तत्सम। ठीक है, इसका तद्भव होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, गेहूं, गाय, गोबर और गोधन। तो इसमें आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, गेहूं। गेहूं का जो तत्सम होता है वो गोधूम होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब गाय का तत्सम क्या होता है, गौ होता है, और गोबर का तत्सम होता है गोमय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़े, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, निहि प्लस कपट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संधि, समास, अलंकार, इनको आप डिटेल में कहीं पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। वैसे भी जो एक्सप्लेन वाली चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, संधि का, समास का, अलंकार का, ये चीज़ें जो आप डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न सॉल्व करिए तो आसानी से हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब वर्तनी से संबंधित प्रश्न लगातार आते हैं। ठीक है, ये भी आपको 50-100 शब्द देखने पड़ेंगे, तभी आप इनको सही कर पाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। वैसे जितने भी मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वो सभी कभी ना कभी परीक्षाओं में आए हैं और वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। तो सभी प्रश्न मैं आजकल जो करा रहा हूँ वो सभी आए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, अनुग्रहित। नेक्स्ट प्रश्न, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अब देखिए, विशेषण के रूप में अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। जैसे कोई भी काम हो, जैसे आपने बहुत मेहनत की और आपका रिजल्ट अच्छा आया, तो लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिजल्ट है आपका अपेक्षित है, हमें ऐसी ही आशा थी। ठीक है, अपेक्षित का मतलब ऐसी आशा थी कि आपने बहुत मेहनत की और आपका रिजल्ट इसलिए अच्छा आया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपेक्षित जो है, अपेक्षा का विशेषण होगा अपेक्षित। जैसे अपेक्षित रिजल्ट आया, ठीक है, तो रिजल्ट से पहले अपेक्षित लग गया, तो यहाँ पर ये विशेषण का रूप हो गया। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, से ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए, आप से बोलोगे तो आपका जो तालु है उससे वायु टकराएगी। ठीक है, तालु का उपयोग इसमें हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। यदि तालु से आपकी जिह्वा का पिछला भाग टकराए तो होगा मूर्धा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हवा टकरा रही है तालु से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट आगे चलिए।
अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर, उसके पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। ठीक है, यदि कोई शब्द है उसमें पहले से कोई शब्दांश जुड़ जाए और उसका अर्थ बदल जाए शब्द का, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। अब जैसे अत्यंत बना है अति प्लस अंत से, यानी कि अंत में पहले अति जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया अत्यंत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी इसमें उपसर्ग जो होगा वो अति होगा। नेक्स्ट, उपत्यका का अर्थ है। ठीक है, उपत्यका का क्या अर्थ होता है, अब पढ़ लीजिए आप ऑप्शन। मैं जो समय की कमी के कारण जो उसको, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ और जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको गैस करना है अपने आप तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, उपत्यका क्या होता है, पर्वत के पास की भूमि। इसको क्या बोलते हैं, घाटी भी बोलते हैं और तराई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अणे का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अणे का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन इसमें। तो अण जो बोली जाती है वो नाक में बोली जाती है, अणा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा नासिक्य। ठीक है, नाक से बोली जाती है इसलिए नासिक्य, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। अब देखिए विशेषण दिए हुए हैं संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक। संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें सीधी संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे ये 4 किताब है। ठीक है, 5 फल है, वहाँ पर संख्या आ जाए, वहाँ पर क्या होगा, संख्यावाचक। गुणवाचक में यदि किसी का गुण बताया जा रहा हो, किसी भी वस्तु का गुण बताया, वस्तु या व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है, जैसे यह बहुत अच्छी किताब है, यह बहुत सुंदर बच्चा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक। लेकिन यदि किसी का आकार बताया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है, आकार से मतलब होता है इसका, परिमाण बोधक होगा। जैसे यह बहुत सारा दूध है। ठीक है, यह बहुत लंबी रस्सी है। तो इसी तरह से 4 गज मलमल, जो 4 गज मलमल जो क्या है, आकार बताया गया है मलमल का। ठीक है, 4 गज, तो यहाँ पर परिमाण बोधक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, ये आसान प्रश्न है, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, तो शीर्ष का तत्सम रूप होता है शीर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, चौराहा शब्द में समास है। अब देखिए जब किसी भी शब्द में अगर कोई गिनती आ जाए, जैसे चौराहा का अर्थ होता है 4 राह। ठीक है, 4 राह, 4 रास्ते। तो चौराहा का में जो समास होगा वो दिग्गु होगा। जहाँ पर भी कहीं संख्या आ जाए तो उसमें क्या होगा, किसी शब्द में अगर संख्या आ जाए तो वहाँ पर दिग्गु समास होगा हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है कष्टदायक होना। देखिए एक किताब में मैंने देखा था अप्रिय लगना। ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, कष्टदायक होना। आँख की किरकिरी होना का सही अर्थ जो है वो कष्टदायक होना ही होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ठीक है, अब देखो मौखिक यानी जो सिर्फ मुंह से बोला जा रहा हो, लिखित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, वर्तनी हमेशा लिखी जाती है, तो ये नहीं होगा। सुलेख, सुलेख होता है देख कर लिखना, यानी कि जो बच्चे से हम नकल कराते हैं स्कूल में, तो उसे सुलेख बोलते हैं। श्रुत लेख का मतलब है इमला, यानी कि सुनकर लिखना। और आंसू भाषण का मतलब होता है ऐसा भाषण जो तुरंत तैयार किया गया हो, जो पहले से तैयार ना हो। तो मौखिक की बात कर रहे हो, मौखिक अभिव्यक्ति की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, आंसू भाषण। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। अब इसमें ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, 15, 25, 18, 22। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 18। ठीक है, तो हिंदी में 18 बोलियाँ और 5 उपभाषाएँ हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। अब देखिए ये पत्रिकाओं युग्म है, यानी 2 पत्रिका हैं एक साथ जुड़ी हुई। तो इसमें आपका जो भारतेंदु युग्म है वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कवि वाचन सुधा और हिंदी प्रदीप। अब देखिए भारतेंदु युग कब शुरू हुआ था, ये 1850 से 1885 और 1893 तक माना जाता है। ठीक है, 1850 से 1893 तक। अब देखिए इसमें कवि वचन सुधा जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1867 में, यानी कि 1867 में। तो इसको संपादन किसने किया था, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, और दूसरी है हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप जो कब प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1877 में, और इसका प्रकाशन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कवि वाचन सुधा और हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट,
तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। इन्होंने 1999 में लखनऊ में इसका संपादन किया था। ठीक है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। नेक्स्ट, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जियस यार, यह पंक्ति किसकी है? अब देखिए, इसमें ये एक थोड़ा सी बड़ी पंक्ति है। इसमें 12 बरस कुकुर जिए यानी कुत्ता 12 वर्ष जीता है, और सियार 13 वर्ष जीता है, और क्षत्रिय के बारे में बताया था कि 18 वर्ष तक जीता है, यदि इससे ज़्यादा जिए तो वो बेकार। ठीक है, इस तरह से कुछ पंक्ति है ये, जो पूरा इस वाक्य है। ठीक है, जो पूरा दोहा होगा इसमें। तो ये किसने लिखी है? ठीक है, ये है परमाल रासो, एक आलाखंड है, उसी से ली गई पंक्ति हैं। परमाल रासो किसने लिखी है? वो जगनिक ने लिखी है। 13वीं सदी में एक राजा थे परमाल देव। ठीक है, उनके सामंत थे आला और उदल। तो उनकी वीरता के गुणगान करने के लिए जगनिक ने इसकी रचना की थी, परमाल रासो की। तो उसी से ये पंक्ति ली गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया जाता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो इसमें देखिए, अवधी, बुंदेली, ब्रज और छत्तीसगढ़ी। अब सूर सागर किसने लिखी है? सूरदास जी ने। सूरदास जी ने रचना कैसी थी? वो बालकृष्ण भक्ति में लिखी हुई थी सारी रचनाएं। ठीक है, अब बालकृष्ण यानी कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे? ब्रज के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूर सागर में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी ठीक होगा। हीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो जिसमें व्याकरण और वर्तनी बिल्कुल शुद्ध हो उसे मानक भाषा कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यह प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने बताया था कि आलाखंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासो। जगनिक ने लिखा था 13वीं सदी में। परमाल देव एक राजा थे, उनके सामंत थे आला और उदल। क्योंकि वीरता का वर्णन किया गया है इसमें, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, परमाल रासो को भी आलाखंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।